Good evening, students. Myself Suman Meena, Assistant Professor in Economics, Government PG College, देवली। आज से हम अपनी BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये देख लें कि हमें पढ़ना क्या है। हमारा सिलेबस का अगर हम एक बार अध्ययन कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में आपके दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका होगा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इसमें हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय एवं सामाजिक लेखें। ठीक है, तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। क्या है नेशनल इनकम, डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम की काउंटिंग में क्या समस्या है, नेशनल इनकम काउंटिंग का महत्व क्या है। बहुत सारे देशों के अंदर चूँकि नेशनल इनकम के बिहाफ पर ही ये पता चलता है कि वो देश कितना ग्रोथ में बहुत कितना आगे है और कितनी तरक्की कर रहा है। इसमें तो राष्ट्रीय आय करने से राष्ट्रीय आय के साथ साथ हमें इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति, आप ये देखिए कि प्रकृति में आपके चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे अर्थ, कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसका महत्व क्या है, क्या व्यष्टि और समष्टि पूरक हैं या आपस में या प्रतिस्पर्धा हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं हम, और सेकेंड ईयर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। आगे चलते हैं, संरचना की भ्रामकता, यानी कि आपने एक चीज़ एक बात सुनी होगी कि एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह संपूर्ण समाज के लिए सही हो। तो इसमें हम वो कंसेप्ट, हम वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो एक व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामाजिक रूप से अगर वही कार्य किया जाए तो वो सही नहीं बैठेगा, यानी व्यष्टि रूप में सही है, समष्टि रूप में सही नहीं है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आय का अवधारणा, मापन, सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ राष्ट्रीय आय समताएं, राष्ट्रीय लेखों में पर्यावरणीय उद्यमिता को समाविष्ट करना, हरित लेखा विधि। चूँकि नेशनल इनकम की बात चली रही है तो नेशनल इनकम में हमें प्रेजेंट कंसेप्ट में देखना है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे पढ़ते पढ़ते हम कहीं ना कहीं नेचर को भूल चुके हैं, एनवायरनमेंट को हम उसका बलिदान करके नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि इस समय काफ़ी एक कंसेप्ट काफ़ी चल रहा है, हरित लेखा विधि, ग्रीन अकाउंटिंग मेथड, यानी कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाकर नेशनल इनकम को बढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, यानी एनवायरनमेंट को सम्मिलित करोगे नेशनल इनकम। आगे चलते हैं, इसमें उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत। तो मैं आपको बता देती हूँ, उत्पादन रोजगार के सिद्धांत में हमारे दो सिद्धांत आएंगे, क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा से का बाजार नियम, से के बाजार नियम के अलावा रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत। इसके अलावा चूँकि उत्पादन रोजगार सिद्धांत में हमें किन्स की भी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो किन्स के द्वारा जो भी आलोचना की गई है इस संदर्भ में क्लासिकल थ्योरी की, और फिर उसने किस तरीके से अपना एडवांस डेवलपमेंट किया अपनी थ्योरी का, तो हमें समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति फलन, इफेक्टिव डिमांड क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखिए कि नेशनल इनकम और ये रोजगार का सिद्धांत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है, फिर यूनिट हम इकाई सेकंड में चलते हैं। इकाई सेकंड में हमें पढ़ना है उपभोग फलन। उपभोग फलन में हम पढ़ेंगे औसत एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी चूँकि उपभोग का आय से रिलेशन है, तो आय में डिफरेंस, आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एपीसी और एमपीसी क्या होती है, उपभोग को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आगे चलते हैं, विनियोग का सिद्धांत, विनियोग गुणक,
तथा कम विकसित राष्ट्रों में इसकी प्रभावशीलता। चूँकि किन्स की थ्योरी में इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण आयाम रखता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, और किस तरीके से ये विनियोग गुणक कम विकसित राष्ट्रों में प्रभावशील होता है, या इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है किस तरीके से, और कैसे हम नेशनल इनकम इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। विनियोग का सिद्धांत, विनियोग के सिद्धांत में हमें पढ़ना है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेरित विनियोग क्या होता है। चूँकि ऑटोनॉमस का मतलब ही समझ आ रहा है कि इसका आय से कोई रिलेशन नहीं होता, और प्रेरित विनियोग जिसका आय से रिलेशन होता है। आगे चलते हैं, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, बचत एवं विनियोग, एक्स पोस्ट एवं एक्स एंड, समानता एवं संतुलन। बचत और विनियोग, क्या हम सोचते हैं और क्या बचत और विनियोग वास्तव में होती है, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि ये कंसेप्ट है क्या, और इसकी वजह से किस तरीके से आपके राष्ट्रीय आय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आगे चलेंगे, ब्याज की दर। ब्याज की दर में हमें थ्योरी जो पढ़नी है वह है क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, किन्स एवं मॉडर्न थ्योरी, ये सारी हमें पढ़नी है। तो चूँकि ब्याज की दर भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण थ्योरी है। आगे नेक्स्ट हमारा है इकाई थर्ड। इकाई थर्ड में हमें पढ़ना है जो वो है व्यापार चक्र, ट्रेड सर्किल के बारे में, कि ट्रेड सर्किल होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, प्रकृति क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, बूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम व्यापार चक्र की थ्योरी पढ़ेंगे। व्यापार चक्र की थ्योरी में हमें जो मेन पढ़नी है वो है हार्ट्री का मौद्रिक सिद्धांत, हेयर्क का अति विनियोग सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र पर विचार, और त्वरक की अवधारणाएं, जिसमें सैमुअल्सन और हिट्स के गुणक एवं त्वरक अंतरक्रिया प्रारूप व्यापार चक्र पर नियंत्रण। यानी हमें सैमुअल्सन और हिट्स की गुणक और त्वरक वाली थ्योरी, माने जो उन्होंने दोनों को मिलाकर किस तरीके से ट्रेड सर्किल के बारे में बताया, वो हमें कवर करना है। आगे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक विकास में हमें देखना है कि विकास होता क्या है, विकास के स्रोत क्या हैं, विकास के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इनमें हमें जो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं वो है एडम स्मिथ, रिकार्डो, संतुलित सिद्धांत, असंतुलित सिद्धांत, लुइस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हमें कवर करने हैं जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। अब आगे है सेकंड पेपर की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेकंड पेपर में हमारे पास में ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी को ऑप्ट कर सकते हैं, या अगर आप थोड़े से मैथमेटिकल को पसंद करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा पसंद करते हैं, तो आप अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग इस तरीके से सेकंड पेपर में ऑप्ट कर सकते हैं। यानी आप इंडियन इकोनॉमी ले सकते हैं या फिर आप अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी ये यूनिट 3 खंडों में विभाजित है, इकाई 1, 2, 3। और इकाई 1 में हम जो पढ़ेंगे उसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक शोषण। इसमें हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शोषण किस तरीके से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करा है, और इस शोषण की वजह से इसका क्या परिणाम रहा है, उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको ध्यान है। इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी, आर्थिक निकासी का सिद्धांत, इसको किसने दिया है, इसके क्या कारण रहे हैं, क्या परिणाम रहे हैं, इसके बारे में हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में सारी ही चीज़ें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कि आधारभूत लक्षण क्या है, आधारभूत लक्षण, इसके अलावा इसके प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन संसाधन, मुख्य जननांकीय लक्षण यानी डेमोग्राफी कैसी है भारत की, इसके अलावा जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, लिंग संरचना, ग्रामीण शहरी प्रवर्जन, माइग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से गांवों से शहरों में लोग जा रहे हैं, और व्यावसायिक वितरण, जनसंख्या की धार्मिक संरचना, जनसंख्या नीति क्या है हमारी, कौन से ईयर में ये आई थी, आधारभूत विकास,
राष्ट्रीय आय, मानव विकास सूचकांक, ओवरऑल हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में जानना है। तो ज़रूरी है कि हम यहाँ की जनसंख्या अपने आप में एक विशेषता है, तो हमें उस विशेषता के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस रूप में जनसंख्या विकास में साधक बन सकती है। आगे चलते हैं। तो कृषि के ऊपर हमें, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें हमें पढ़ना है क्षेत्र एवं महत्व, कृषि में उत्पादन क्या है, हमारा प्रोडक्शन किस तरीके से रहा है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी रही है, या पर कैपिटा पर हेक्टेयर आप कितना उत्पादन कर पाते हैं, और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें सारी चीज़ें कवर करनी है कृषि के ऊपर। भूमि सुधार, अब तक के जितने भी भूमि सुधार प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं वो सब हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। नई कृषि व्यूह रचना, हरित क्रांति, ग्रामीण साख, हरित क्रांति के बारे में आपने सुना ही है। ग्रामीण साख, कृषि विपणन, कृषि और विश्व व्यापार समझौता, भारत की खाद्य नीति। इकाई सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योगों में हमारा मुख्य रूप से कि हमें ये पढ़ना है, सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि हम इकोनॉमी को बिफोर इंडिपेंडेंस थोड़ा सा जाने कि हमारे उद्योग धंधे कैसे रहे हैं, और आफ्टर योजना, चूँकि 51 से हम प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, तो प्लानिंग के बाद में हमारा औद्योगिक विकास कैसा रहा है, हमारी औद्योगिक नीति कैसी रही है, औद्योगिक नियमन, लघु उद्योगों के विकास और समस्याएं, भारत के औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो हमारे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किस तरीके से हमारे विकास में भूमिका निभाते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वर्तमान नीति, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की उपलब्धियाँ। आगे चलते हैं। भारत में नियोजन में हमें इस नियोजन के उद्देश्य क्या है, नियोजन की प्लानिंग कैसे हुई है, इसकी उपलब्धियां हमें बतानी है, असफलताएं हमें पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी चल रही हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य, आवंटन, लक्ष्य, योजनाओं का वित्त पोषण, नए आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और भूमिकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी LPG पॉलिसी जो हमने 93 में अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और आर्थिक सुधारों की व्यवहार्यता, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रगति, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। बाहरी क्षेत्र में हम पढ़ेंगे यहाँ पे विदेशी व्यापार की भूमिका, आयात और निर्यातों की प्रवृत्ति, माने हम कौन कौन से क्षेत्रों में आयात कर रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में हम निर्यात कर रहे हैं, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा, भुगतान संतुलन संकट, नए आर्थिक सुधार, निर्यात संबंधी उपाय, नई व्यापार नीतियाँ, विदेशी पूंजी, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, बहुराष्ट्रीय निगम और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, स्वदेशी की महत्ता, MNC जितनी ज़्यादा हमारे देश में आ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत की इकोनॉमी के ऊपर, तो उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। आगे चलते हैं। विचारणीय महत्वपूर्ण क्षेत्र इकाई 3 में है। इसमें हमें गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, भारत में मजदूर संघ एवं श्रम कल्याण, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमें देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की क्या स्थिति है। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या में हमारी क्या पोजीशन है इंडिया के अंदर, क्षेत्रफल में हमारा क्या स्थान है, कृषि और उद्योग और आधारभूत ढांचे में हम कितने आगे हैं या हम कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। अब अगर हम बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो मैथमेटिक्स में अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है और उन्हें लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स के रूप में अर्थशास्त्र माने मुझे लेना चाहिए गणित को, तो वो कर सकते हैं। आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में ऑप्ट में, तो ये ऑप्शनल है ये पेपर का नाम है अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग। इसमें आपके वही 3 खंड हैं। इकाई 1 में आप अवकलन के बारे में पढ़ेंगे और अवकलन का फिर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उपयोगिता अधिकतमकरण, स्लट्सकी समीकरण, मांग वक्र की व्युत्पत्ति, उपभोक्ता की बचत, मांग की लोच। अब आप सोच रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आपने सारा थ्योरी पोर्शन पढ़ा था। ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन होता है, मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है, किस तरीके से मांग वक्र की व्युत्पत्ति। अभी तक हमने डायग्रामेटिकली मांग वक्र को ड्रॉ किया है, अब हमें मैथमेटिकली बताना है कि किस तरीके से डिमांड कर्व को लिया जा सकता है।
फिर आगे है फर्म का सिद्धांत, इट्स व्यवहारिक, मैक्सिमम मिनिमम उत्पादन फलन, टॉप डगलस तथा स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादक फलन, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन। ये आपका सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसको हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे सेकेंड ईयर जब हम ये सब्जेक्ट ये पेपर ऑप्ट करते हैं। आगे इकाई सेकंड में हम प्रतिस्थापन की लोच, उत्पादक, अतिरेक। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, और इस साल हमें अगर हम ये सब्जेक्ट ये टॉपिक ये पेपर लेते हैं तो हमें इसको मैथमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। अवकलन समीकरण, अंतर समीकरण का प्रयोग, मक्कड़ जाल मॉडल, कॉबवेब मॉडल आपने लास्ट ईयर पढ़ाई है, गुणक और द्वारक की अवधारणा जो कि हम सेकंड ईयर में अभी इस साल पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसको मैथमेटिकली किस तरीके से करना है, प्रूव कैसे करना है, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। व्यापार चक्र, हिट्स तथा सैमुअल्सन का सिद्धांत, रेखीय प्रोग्रामिंग, ग्राफीय आलेखीय हल, सिंप्लेक्स मेथड, प्राइमर व ड्यूल। सिंप्लेक्स मेथड दो प्रकार के हो गए आपके, प्राइमर व ड्यूल मेथड। इकाई थर्ड में हम गेम थ्योरी पढ़ेंगे, खेल सिद्धांत, शून्य योग, दो व्यक्ति खेल, मैक्सिमम मिनीमैक्स, सैडल बिंदु, आदान प्रदान विश्लेषण, इनपुट आउटपुट विश्लेषण है, खुला एवं बंद, लियोनेटिव मॉडल, अंतिम भाग तथा जोड़े गए मूल्य के तत्व, उत्पादन क्षमता स्तर तथा विनियोग आवश्यकताओं का निर्धारण। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी कुछ आपने पढ़ा था लास्ट ईयर और इस साल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हैं उसका सारा मैथमेटिकल पोर्शन है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र की जो बुक है इसमें आप BL ओझा की बुक ले सकते हैं या लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सेकंड पेपर जो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, सेकंड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी आप नाथुराम का की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा दत्त एम सुंदरम की ले सकते हैं, पुरी की ले सकते हैं। ठीक है, लाल एंड लाल की बुक भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग में यहाँ पर आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल से हम अपना रोज़ाना के हिसाब से हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।